तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में आई एक पेंडेमिक की वजह से दुनिया में लोग धड़ाधड़ मरने लगे और जो बच गए वो उस वबा की किन्हीं पेंडेमिक की वजह से ज़ॉम्बीज में बदलने लगे। दुनिया में कुछ ही लोग बचे थे जो उस पेंडेमिक का शिकार नहीं हुए थे, जिनमें से 513 लोग हेलगोलैंड नामी एक आइलैंड पे जा बसे और वहाँ पे अपनी एक कम्युनिटी बना ली। आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने अपनी जरूरत का सामान भी इसी आइलैंड पे उगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी खाने पीने की और जरूरत की चीजों की सप्लाईज इस आइलैंड पे बहुत कम थी। इसीलिए इस आइलैंड पे 513 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते थे। अगर एक भी इंसान यहाँ पे बढ़ गया तो इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। इसीलिए जब भी इस आइलैंड पे कोई नया बच्चा पैदा होता था तो किसी बूढ़े आदमी को या फिर किसी ऐसे आदमी को मार दिया जाता था जिसके खिलाफ पूरी सोसाइटी ने वोटिंग की हो। इस टाइम हमें एक कम्युनिटी मीटिंग रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी 513 सर्वाइवल्स के नाम लिखे हुए थे और साथ ही उनको कुछ पॉइंट्स दिए गए थे। अगर कम्युनिटी के लोग कुछ अच्छा काम करते थे तो उन्हें ज्यादा पॉइंट्स मिलते थे और उनकी रैंकिंग अप कर दी जाती थी, जबकि नीचे रैंकिंग वाले लोगों के ज्यादा चांस होते थे कि किसी बच्चे के पैदा होने पर उन्हें मार दिया जाएगा। इस सारी कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए एक कमेटी भी थी जिसकी लीडर है बेट्रिस। खैर, अब कहानी में 15 साल का वक्त गुजर जाता है। हमें एमिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके यहाँ एक बेटा होने वाला था और सभी यहाँ इकट्ठे हुए थे। एक न्यूज रिपोर्टर ये सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रही थी। रूल्स के मुताबिक अब इस आइलैंड पे जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी दूसरे इंसान को मरना होता है। इसीलिए एमिली के डैड खुद ही सेक्रीफाइस देने का फैसला करते हैं और जाकर एक चट्टान से कूद कर अपनी जान दे देते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं बना था क्योंकि पता चला कि एमिली के यहाँ ट्विंस हुए थे। अब इन्हें किसी और को भी मारना था। बेट्रिस अपनी कमेटी बिठाती है ये फैसला करने के लिए कि आगे अब दूसरे नंबर पे किसको मारा जाए। सभी लोग ये फैसला करते हैं कि हमें वोटिंग करनी चाहिए कि दूसरे किस इंसान को मारना चाहिए। एक रिपोर्ट के जरिए सभी लोगों को उनकी रैंकिंग बताई जा रही थी और घर बैठे सभी लोग अपनी रैंकिंग देख रहे थे। क्रिश्चियन और हेनरिक दोनों दोस्त देखते हैं कि उनकी रैंकिंग बहुत नीचे है। क्रिश्चियन ये देखकर घबरा जाता है और हेनरिक से कहता है कि अगर इन्होंने मुझे मारने के लिए चुना तो मैं तो अपनी जान नहीं दूंगा। तब हेनरिक ने उसे बताया, याद है ना पिछली मर्तबा जब एक बंदे ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी तो उसे जबरदस्ती एक बॉक्स में डालकर पानी में गिरा दिया गया था। इसके बाद हमें 512 नंबर रैंकिंग वाली एक एलिस नाम की लेडी को दिखाया जाता है। उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए लोग उन्हें यूजलेस समझते थे, इसीलिए उनकी रैंकिंग इतनी नीचे आई थी। हालांकि उन्हें कोई गलत काम नहीं किया था और सबसे नीचे जिसकी रैंकिंग थी वो एक इंजीनियर था। एटियन को सभी लोगों ने क्रिमिनल ठहरा दिया था सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन चुराई थी। अब इन तीनों के ही दरमियान में वोटिंग होनी थी और सिलेक्ट किया जाना था कि इन तीनों में से किसको मारा जाए। इसके बाद हमें एक बाप बेटे मारिक और लाइनस को दिखाया जाता है। ये दोनों साइंटिस्ट हैं और एक लैब में उस वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यहीं पर अब हमें जूडिथ नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो इस कम्युनिटी के कमेटी मेंबर्स में से एक है। वो मारिक के साथ मिलकर पूरी कम्युनिटी में दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते और जैसे ही ये लोग एटियन के घर जाते हैं तो उसकी वाइफ लीसा इन दोनों पर गुस्सा होने लग जाती है क्योंकि जूडिथ की ही वजह से एटियन की रैंकिंग इतनी कम थी। एटियन तो सिर्फ लीसा के लिए मेडिसिन लेने गया था, लेकिन जूडिथ ने सबके सामने उसे क्रिमिनल बता दिया, जिसकी सजा में उन्हें राशन भी कम मिलने लगा और मौत की लिस्टों में भी एटियन का नाम आ गया। वो जूडिथ से कहती है कि तुम्हारी ही वजह से एटियन जैसा हार्ड वर्किंग इंजीनियर ये कम्युनिटी खो देगी। सीन कट होता है और हम एमिली को देखते हैं जिसके यहाँ अभी 2 बच्चे पैदा हुए थे। वो बूढ़ी औरत जो थर्ड लास्ट रैंकिंग पे थी वो आकर उसका बच्चा ले जाने लगती है, लेकिन तभी एमिली की आंख खुल जाती है। वो बूढ़ी औरत माफिया मांगने लगती है, तुम जैसे समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी एमिली ने उससे अपना बच्चा ले लिया। यहाँ दिखाया जाता है कि मारिक ने भी मेडिसिन चुराई थी और ला के उसने एक बूढ़ी औरत को दे दी थी। ये सब जूडिथ ने देख लिया और उसने ये सारी बातें जाकर बेट्रिस को बताई जो इस टाइम शॉपिंग मॉल में थी। मेरिक वो इंसान था जो इन सबको बचा भी सकता था वैक्सीन बनाकर। बेट्रिस का फायदा था उससे जिंदा रखने में, इसलिए वो जूडिथ से कहती है कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना, वक्त आने पे मैं उसे खुद ही सजा दूंगी और यहाँ से निकाल भी दूंगी और उसकी जगह मैं तुम्हें ही दूंगी, यकीन मानो मेरा। इन दोनों की बातें क्रिश्चियन और हेनरिक ने सुन ली थी। इनकी गेम को समझते हुए उन्हें भी यहाँ पर एक गेम खेलने का आइडिया आता है। यहाँ पर इस टाइम एक बच्चा था जिसका एक लड़की से टकराने पर पिकल का जार टूट गया। खाना यहाँ पे बहुत कम था, इसलिए लोगों को लिमिटेड खाना दिया जाता था। सारे ही खाने का नुकसान देखकर उदास हो गए। ये देखते हुए हेनरिक क्रिश्चियन से कहता है, अगर तुम्हें अपनी रैंकिंग बढ़ानी है तो जाकर इस बच्चे की सबके सामने मदद करो। हेनरिक की बात मानते हुए क्रिश्चियन उस लड़की के पास जाता है और उसे अपना सामान बांटने लगता है, जो देखकर सभी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ तक कि बेट्रिस भी
और वो उसे 10 पॉइंट एक्स्ट्रा देने का भी ऐलान कर देती है, जिससे उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाए। इतनी ही देर में हेनरिक जाता है लिसा और एटियन के पास, जो भी यहाँ से खाना लेने के लिए आए हुए थे। हेनरिक जानता था कि लिसा और को खाना बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, इसलिए वो लिसा से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अपना खाना शेयर कर सकता हूँ। उसके इरादे भांपते हुए लिसा उससे मना कर देती है। काउंटर की दूसरी तरफ खड़ी हुई बेट्रिस ने भी ये सारी बातें सुन ली और बाहर आकर वो हेनरिक को डांटने लगी। और यहाँ पर हमें पता चला कि असल में हेनरिक बेट्रिस का ही बेटा था। सीन कट होकर हमें मैरिक के लैब को दिखाया जाता है। मैरिक ने एक जबरदस्ती बाहर की दुनिया से लाकर इन्फेक्टेड इंसान को अपने पास रखा हुआ है, जिस पर वो अपने एक्सपेरिमेंट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोबारा से हेनरिक लिसा के पीछे पड़ चुका था। जब वो स्टोर से कुछ सामान लेने के लिए आई थी, वो लिसा से कहता है कि तुम मेरी ऑफर को मान जाओ, मैं तुम्हें खूब खाने के लिए दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे करीब आना पड़ेगा। जो मैं चाहूँ तुम्हें मुझे वो देना पड़ेगा। लिसा जब उसकी बात नहीं मानती तो हेनरिक उससे जबरदस्ती करने लगता है और तभी यहाँ पर अलार्म बज जाता है, जो सुनकर फौरन ही हेनरिक लिसा को छोड़कर यहाँ से बाहर बॉर्डर की तरफ भागता है। असल में हेनरिक यहाँ का एक सोल्जर है। देखने को मिलता है कि समुद्र के रास्ते से कुछ लोग इस आइलैंड पे घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस आइलैंड पे किसी भी और इंसान की जगह नहीं थी। ये लोग उन्हें वार्निंग देते हैं कि वहीं पर रुक जाओ। वहाँ के लोग इनकी वार्निंग्स जब नहीं सुनते तो मिया, जो के सोल्जर्स के लीडर है, वो उन आदमियों के ऊपर गोली चला देती है, जिससे सब डर कर यहाँ से भागने लगते हैं। बाकी लोगों को मारने का इनका इरादा नहीं था, लेकिन हेनरिक को तो ऐसे कामों में बहुत मजा आता था। उसने सिर्फ अपने मजे के लिए बारी बारी सभी लोगों को शूट करके मार डाला। खैर, अब ये लोग कम्युनिटी के मीटिंग रूम में आते हैं, जहाँ पर वोटिंग होनी थी आखिरी रैंकिंग वाले 3 लोगों के दरमियान में, और ये फैसला होना था कि अब किसको मारा जाए। वोटिंग में सभी लोग एटियन के खिलाफ वोट करते हैं। ये बात सुनकर एटियन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और लिसा भी। लिसा अपने हस्बैंड को ऐसे मरने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उठकर सभी लोगों से कहती है कि एटियन बेगुनाह है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसने सिर्फ मेडिसिन चुराई थी, वो भी मेरे लिए, क्योंकि जूरिथ और उसकी टीम ने मुझे मेडिसिन देने से मना कर दिया था। मारना है तो हेनरिक को मारो, उसने हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उससे पहले मुझे ये भी ऑफर की कि मैं तुम्हें खाना पानी दूंगा अगर तुम मेरे साथ रहोगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे बैठी हुई सभी औरतें जिन जिन के साथ हेनरिक ने बुरा किया था, वो बोलने लग जाती हैं। हेनरिक के खिलाफ बढ़ती हुई आवाजों को देखते हुए, ना चाहते हुए भी बेट्रिस को ये फैसला करना पड़ता है कि अब एटियन को मारा नहीं जाएगा, बल्कि हेनरिक को इस आइलैंड से बाहर कर दिया जाएगा। सीन्स दोबारा लैब की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ मारिक का वो एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था, जिसकी वजह से वो आदमी जिसके ऊपर मारिक एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो मर गया। मारिक को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन खैर उसने वो डेड बॉडी खुद ही जला दी ताकि वो डेड बॉडी यहाँ पर वायरस ना फैलाए। दुखी होकर वो घर आता है और यही बात लाइनस को बताता है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। यहाँ पर लाइनस ये फैसला करता है कि अब वो बाहर की दुनिया में जाएगा और बड़े साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन बनाई थी उस वैक्सीन का सैंपल लेके आएगा मिया के साथ बाहर जाकर। मिया यानी सोल्जर्स की लीडर। मारिक को उसका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन लाइनस अब उसकी एक बात सुनने वाला नहीं था। वो थोड़ी बहुत तैयारी करता है, बायो सूट पहनता है और सोल्जर्स के साथ इस आइलैंड से बाहर की दुनिया में जाने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि इसी बोट पे हेनरिक भी था, जिसे ये लोग बाहर की दुनिया में छोड़ने जा रहे थे। कुछ देर बाद ये लोग मेन लैंड पर पहुंच जाते हैं और एक सोल्जर हेनरिक से इस बोट से उतरने को कहता है, लेकिन जब हेनरिक नहीं उतरता तो वो सोल्जर उसे मारने लग जाता है। वो हेनरिक को ऐसे मार रहा था जैसे पुराना बदला ले रहा हो, और यहाँ पर उसी की यादों से पता चला कि हेनरिक उसकी बहन के साथ भी बहुत गलत काम कर चुका था, जिसका गुस्सा वो इस टाइम हेनरिक पे उतार रहा था। अपने आप को बचाने के लिए अब हेनरिक यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर आइलैंड में एक और मसला बन जाता है। वाटर सप्लाई की लाइंस खराब हो जाती हैं, पानी की कमी होने लग जाती है। इसीलिए बेट्रिस अपनी एम्प्लॉय के साथ उससे मिलने जाने का फैसला करती है और यहाँ पर उसकी एम्प्लॉय ये नोटिस करती है कि बेट्रिस के पास एक रेडियो भी है जो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज रखना इलीगल था जो बाहर की दुनिया से इनको कनेक्ट करे। लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेट्रिस की चलती थी। यहाँ पर बेट्रिस उस इंजीनियर से जल्द ही सब कुछ ठीक करने को कहती है और इंजीनियर भी यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही सारी सिचुएशन अपने कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन इसके बदले उसे सिर्फ बेट्रिस से इतना ही चाहिए था कि वो बाहर की दुनिया से उसकी वाइफ को भी इस आइलैंड पे रखने की इजाजत देते, लेकिन बेट्रिस यहाँ से साफ इनकार कर देती है। यहाँ पे हमें सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो लाइनस को बोट पे ही छोड़कर उनका इंतजार करने को कहकर एक अर्ल नाम के आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। वो उसे कुछ खाने पीने की सप्लाईज देते हैं, जिसके बदले इन लोगों को 2 बड़े बड़े बॉक्सेस दिए जाते हैं। इनमें क्या है ये आगे चलकर पता चलेगा। यहाँ लाइनस जो इन सारे सोल्जर्स का इंतजार कर रहा था, वक्त गुजर जाने
के बाद भी जब ये सोल्जर्स बोट पे नहीं आते तो वो खुद ही चेक करने के लिए बाहर निकल जाता है और यहाँ पर उसका टकराव हो जाता है एक लड़के से जो उसे एक मेडिसिन देते हुए कहता है कि मेरे पास मेरी शिप में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, अगर तुम इन्हें लेना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। ये सुनकर लाइनस उस लड़के के साथ उसकी शिप के लिए निकल जाता है, जहाँ जाने पर वो देखता है कि वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा था, उसके पास सच में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन देने से पहले वो एक शर्त रख देता है। वो कहता है कि इन मेडिसिन के बदले तुम्हें मुझे और मेरे साथ मेरे सारे साथियों को अपने आइलैंड पर लेकर जाना होगा। उसके कहते ही यहाँ पर धड़ाधड़ लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। इनकी तादाद कहीं ज्यादा थी, इसीलिए लाइनस यहाँ से भागने में ही अच्छा जानता है। यहाँ पर सभी सोल्जर्स भी अपनी बोट की तरफ अब बढ़ने लगे थे, तभी एक आदमी एक सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो सोल्जर को नुकसान पहुंचाता, जैसे दूसरे सोल्जर उस आदमी पर हमला करके उसे मार डालते हैं और तेजी से अपनी बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब जब बोट पे बैठे तो इन्हें पता चला कि लाइनस बोट पे नहीं है। इससे पहले कि वो उसे ढूंढने के लिए नीचे उतरते वापस बहुत सारे यहाँ के लोकल लोग इनकी बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो जिंदगी की उम्मीद में थे और इनके साथ इनकी आइलैंड पर जाना चाहते थे। इतनी बड़ी मुसीबत ये लोग चाहते नहीं थे, इसलिए लाइनस को लिए बगैर ये लोग अपनी बोट स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लाइनस ने भी बोट के चलने की आवाज सुन ली थी। उसने बोट की डायरेक्शन देखी और तेजी से एक दूसरी बड़ी बोट के ऊपर चढ़ते हुए उसने अपनी बोट के ऊपर जंप कर दी। उसके पीछे पीछे वो लड़का जो उसके लिए मेडिसिन लेकर आया था, वो भी इस बोट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे पानी में ही शूट करके मार देते हैं। यहाँ पर सोल्जर्स देखते हैं कि लाइनस का सूट भी फट गया था, जिससे उन्हें डर लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि जैसे लाइनस भी इन्फेक्टेड हो गया हो। उसे अपने से दूर रखने के लिए वो अपनी ट्रंकुलाइजर गन से उसे शूट करके बेहोश कर देते हैं और फिर आइलैंड पे लाने के बाद उसे क्वारंटीन कर दिया जाता है। यहाँ पर मारे की उसके डैड उससे मिलने के लिए आते हैं, जिसे लाइनस वो मेडिसिन देता है जो वो बाहर की दुनिया से लेके आया था। उसे सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह वो कुछ लोगों से मिला और उसने एक बोट पर ऐसी कई वैक्सीन भी देखी। वो जानता था कि ये वैक्सीन उसी वायरस की है। मारा को यकीन नहीं था। वो इसे टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये असली वैक्सीन है। तो वो अब बेट्रिस के पास जाता है, उसे लाइनस की बताई सारी कहानी बताता है और उसे फोर्स करता है कि वो अपने सोल्जर्स को वापस उस बोट पे भेजे ताकि वहाँ से ये सारी वैक्सीन्स यहाँ पर लाई जा सके। लेकिन बेट्रिस इस काम के लिए साफ इनकार कर देती है, क्योंकि पिछली मर्तबा बाहर जाने पर उसका काफी नुकसान हुआ था। यहाँ बाहर की दुनिया में हम अर्ल को देखते हैं, जिन्हें पानी से उसी लड़की की लाश मिली थी जिन्हें हेल्गोलैंड के सोल्जर्स ने मारा था। उसकी तलाशी लेने पर उसकी पॉकेट से वैक्सीन मिल जाती है। ये देखकर अर्ल अपने आदमियों को यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारने का ऑर्डर देता है और ये वैक्सीन और इसकी सप्लाई ढूंढ निकालने को कहता है। इसी जगह पर अब हम हेनरिक को देखते हैं, जिसे वेल्मा नामी एक ओल्ड लेडी मिलती है। ये ओल्ड लेडी सभी लोगों को कुछ ना कुछ देकर उनकी हेल्प किया करती थी और खुद चीजें इकट्ठी करती रहती थी पूरा दिन। हेनरिक ये देखते हुए कि वेल्मा उसके काम आ सकती है, वो उसे इम्प्रेस करना शुरू कर देता है। इम्प्रेस कम उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे वेल्मा खुश होकर उसे अपना सेक्रेटरी बना लेती है। वो उसे एक थिएटर में ले जाती है जो असल में उसका घर था। यहाँ वेल्मा लगातार उससे अर्ल की बातें कर रही थी। हेनरिक ने भी पूछ लिया कि आखिर अर्ल है कौन, लेकिन वेल्मा ने उसे कुछ नहीं बताया। कुछ ही देर में हेनरिक उससे बोर हो जाता है और वेल्मा के सोने के बाद बेदर्दी से एक चेयर से उसे मार मार कर बेदर्दी से उसका मर्डर कर लेता है और उसकी सारी चीजें हथिया लेता है ताकि यहाँ पर उसका सर्वाइवल आसान हो सके। हेल्गोलैंड आइलैंड पर दिखाया जाता है कि बेट्रिस लीसा से मिलने गई है। वो लीसा से कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है, अगर तुम मुझे पूरी कम्युनिटी की खबरें ला कर दिया करो तो इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। ये सुनकर लीसा बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसे तो ये भी समझ नहीं आया कि बेट्रिस उसके साथ गेम भी खेल सकती है। लैब में दिखाया जाता है कि अब मारिक के बेटे लाइनस की जगह जूरिथ आ गई थी। वो उसके एक्सपेरिमेंट्स में उसकी मदद करती थी और अब फाइनली हमें दिखाया जाता है वो बड़े बड़े बॉक्स जो बाहर की दुनिया से लाए गए थे उनमें आखिर था क्या। उनमें थे 2 इन्फेक्टेड इंसान जिनको अर्ल ने पकड़कर इस आइलैंड को बेच दिया था कुछ फल और सब्जियों के बदले, और अब मारिक और जूरिथ इन्हीं के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले थे। इससे पहले कि ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट पर वर्क करते, यहीं पर एक सोल्जर की तबीयत खराब होती है और सडन उसकी डेथ भी हो जाती है। मारिक और जूरिथ उसकी डेथ से बहुत ज्यादा परेशान थे। एक ही दम से उसे क्या हुआ था, असल में कुछ ही दिन पहले वो भी मिया और उसके टीम के साथ बाहर की दुनिया में गया था और इन्फेक्टेड होकर लौटा था। इन्फेक्शन बढ़ती रही, उसने किसी को बताया नहीं और आखिर अब उसकी मौत हो गई।
ये लोग उसकी बॉडी जला देते हैं, जबकि यहाँ पर लाइनस देखता है कि उसकी बॉडी पे भी उस सोल्जर जैसे ही निशान पड़ने लगे थे, लेकिन वो इस बारे में भी अभी अपने डैड को नहीं बताता। लेकिन वो इन निशानों से डर चुका था क्योंकि वो जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अब वो सोल्जर जो मरा था उसका सारा इल्जाम आ जाता है उनके लीडर मिया पर, हालांकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कम्युनिटी की मीटिंग बिठाई जाती है और बेट्रिस ये फैसला करती है कि मिया के 100 पॉइंट्स काट दिए जाएंगे क्योंकि उसने बाहर जाने पर अपनी टीम का ख्याल नहीं रखा था, जिसकी वजह से वो लड़का इन्फेक्टेड हुआ और मर गया। साथ ही उसे आर्मी से भी निकाल दिया जाता है और जेल में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान यहाँ पर एक लड़की खांसने लग जाती है, जिसकी खांसी सुनकर सबको लगता है कि वो लड़की इन्फेक्टेड है और सभी डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। इस लड़की का नाम था फ्यूना और असल में ये लड़की प्रेग्नेंट थी, पर उसकी शादी नहीं हुई थी, इस वजह से सब उसके बच्चे को मार देते। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इसी टेंशन में वो टॉम के पास आती है तो टॉम उसे बताता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा और किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। सीन कट होकर फाइनली हमें दोबारा लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूरिथ और मार्क वैक्सीन बनाने की कोशिश में है, लेकिन जितनी भी मर्तबा बनाते हैं नाकाम हो जाते हैं। उन्होंने अभी नई बनाई हुई वैक्सीन की डोज भी जैसे ही अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर अप्लाई की तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे ये साफ जाहिर हो गया कि ये वैक्सीन भी नाकाम बनी है। मार्क टेंशन में जूरिथ से कहता है कि जो भी हो हमें जल्द से जल्द वैक्सीन बनानी पड़ेगी क्योंकि वायरस हमारे आइलैंड पे एक मर्तबा आ चुका है। कितने बंदों को वो अपनी लपेट में लेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। यहाँ बाहर की दुनिया में हमें अर्ल को दिखाया जाता है जो उस मरे हुए लड़के के साथियों के पास आया था। वो उन्हें उनके साथी की लाश दिखाकर कहता है इसे आइलैंड वालों ने मारा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी ये हाल ना हो तो मुझे उस वैक्सीनेशन का पता बता दो। काफी देर तक तो सारे खामोश रहते हैं, फिर एक लड़का आगे बढ़ता है और अर्ल से कहता है मैं तुम्हें इन वैक्सीन के बारे में बता तो दूं, लेकिन उसके बदले मेरी शर्त है कि मुझे आइलैंड में सेफ लाइफ दी जाएगी। सीन्स दोबारा आइलैंड पे शिफ्ट होते हैं जहां मार्क मिया से मिलने के लिए जेल में आया है। वो मिया से कहता है कि मेरी इतनी अथॉरिटी है कि मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूं, लेकिन इसके बदले मुझे सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। तुम्हें वापस उस जगह जाना होगा जहां से लाइनस को वो वैक्सीन मिली थी और वो वैक्सीन लेकर यहाँ आना होगा। लेकिन मिया ये काम करने से साफ इनकार कर देते हैं। सीन्स दोबारा बाहर की दुनिया में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हेनरिक था और हेनरिक को इस मर्तबा पकड़ लिया था कुछ कैनिबल्स ने, यानी आदमखोरों ने, और वो उसे बस पकाकर खाने ही वाले थे। तभी हेनरिक ने कहा कि मुझे मत मारो, मैं अर्ल का आदमी हूँ। अर्ल का नाम सुनते ही ये लोग उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। अब उनसे इतनी बड़ी गलती हो रही थी कि वो अर्ल के आदमी को मारने चाह रहे थे। इस चक्कर में वो खुद अर्ल से माफी मांगने के लिए इस बंदे को बांधकर अर्ल के सामने ले जाते हैं, लेकिन अर्ल तो हेनरिक को जानता तक नहीं था। अर्ल भी इसे मारने का हुक्म दे देता है और इससे पहले कि इसे मार दिया जाता हेनरिक अर्ल को बताता है कि मैं बेट्रिस का बेटा हूँ, आइलैंड की लीडर का बेटा। वो बताता है कि मैं भटक कर यहाँ आ गया हूँ, मुझे वापस जाने में आपकी मदद चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो आप जो चाहे मैं करूँगा। वो उसे ये भी बताता है कि बुढ़ी औरत वेल्मा की मौत हो गई है वायरस की वजह से। उसकी बातें सुनकर वो हेनरिक को बंदुआ देता है और उसे बताता है कि तुम बहुत ही होशियारी से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नाकाम, क्योंकि सारी हकीकत मुझे पहले ही पता है। मैं अर्ल हूँ, हर चीज पे नजर रखता हूँ। तुम उस आइलैंड से भटके नहीं बल्कि निकाले गए हो और वेल्मा को भी तुमने ही मारा है, ना कि किसी वायरस ने। अब तो हेनरिक को लगा था कि वो पक्का मरा। उसके दिमाग में एक और चाल आई और उसने अर्ल को कहा कि मैं आपको आइलैंड के सभी सीक्रेट डोर्स और सभी सीक्रेट्स के बारे में बता सकता हूँ। यहीं पे बंधे बंधे अर्ल उससे सारे सीक्रेट डोर्स पूछ लेता है और उसे खुश होकर जिंदा छोड़ देता है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्योंकि मर चुके थे तो आइलैंड पे एक आध बंदे का इजाफा किया जा सकता था और उन्हीं लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा था, जिसमें से एक थी वाटर सप्लाई इंजीनियर की वाइफ, जिसे मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ पता था। उसे इस आइलैंड पे लाना सबके लिए फायदेमंद साबित हो सकता था। लेकिन यहीं पर एक और कैंडिडेट थी जो बताती है कि मैं एक सर्जन हूँ। जब उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो वो इंटरव्यू में पास हो जाती है और ऐसे इंजीनियर की वाइफ के बजाय उसे आइलैंड पर लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी जाती है। इंजीनियर को जैसे ही पता चलता है कि उसकी वाइफ को सिलेक्ट नहीं किया गया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी वापस मेन लाइन पर अपनी वाइफ के पास जाने का डिसीजन लेता है। लेकिन बेट्रिस ऐसा नहीं चाहती थी। उसके पास एक ही वाटर इंजीनियर था जिसे वो खो नहीं सकती थी। सीन कट होकर अब हमें एटीएन को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ लीसा बेट्रिस के लिए काम कर रही थी। उसके लिए पूरे आइलैंड की वो खबरें रखती थी, इसी वजह से बेट्रिस उसका साथ भी दे रही थी। वो एडियन को भी एक विंड मिल के अंदर जॉब दे देती है जहाँ काम करते हुए उसे एक पुरानी शराब की बोतल मिलती है जिसे वो अपने बॉस को दे देता है। फिलहाल एटीएन की ड्यूटी खत्म हो गई थी, वो यहाँ से चला गया और उसका बॉस ड्यूटी करने लगा। इतनी ही देर में गुस्से से भरा इंजीनियर यहाँ आया और यहाँ की सारी चीजें तोड़ने लगा। नशे में धुत एटीएन का बॉस उसे
रोकने की कोशिश करता है और उसे रोकने के लिए ऊपर भी जाता है, लेकिन नशे की वजह से डिसबैलेंस होकर गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। जिस टाइम मारिक उसकी सर्जरी कर रहा था, तो इस टाइम वो नई लड़की जो यहाँ आई थी, डेनेलिया, मारिक देखता है कि वो बहुत ज्यादा घबरा रही है, यहाँ तक कि वो तो यहाँ से भागकर चली भी जाती है। मारिक को शक होता है और वो सर्जरी के बाद डेनेलिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें वहाँ खड़े हुए क्या हो रहा था। डेनेलिया भी झूठ नहीं बोलती और सच बता देती है कि मैं एक सर्जन नहीं हूँ, मैं पहली मर्तबा कोई सर्जरी होता देख रही थी, इसलिए मुझे अजीब फील हो रहा था। मारिक पूछता है फिर तुमने वो इंटरव्यू कैसे पास किया, जिस पर डेनेलिया उसे बताती है कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मैंने वो सब बस मेडिसिन की किताबों में पढ़ा था। इसीलिए वो मारिक को ही ब्लैकमेल करने लगी और उसने बताया कि मैं जानती हूँ तुम्हारा बेटा लाइनस इन्फेक्टेड है, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी इस शर्त पर कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर जूडिथ आ गई, जिसने इन दोनों की बातें सुन ली थी। वो इनको धमकी देती है कि मैं तुम दोनों के राज पूरी कम्युनिटी में जाकर बता दूंगी और लाइनस को भी मार दूंगी। इससे पहले कि वो बाहर निकलती, पीछे से डेनेलिया उसके सर पे हमला करते हुए उसे मार डालती है और फिर मारिक और डेनेलिया मिलकर रात के अंधेरे में उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं, यानी पानी में फेंक देते हैं। अगली सुबह मारिक को एक रिपोर्ट मिलती है कि एक लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इस टाइम उसका मिसकैरेज हो गया था। ये काफी खतरे की बात थी, अगर किसी को पता चल जाता तो फ्यूना को मारा भी जा सकता था, लेकिन उसकी मॉम मारिक की मिन्नतें करती है कि प्लीज इस बारे में आप किसी को मत बताना और मारिक भी ये सीक्रेट रखने के लिए मान जाता है। यहाँ पर बेट्रिस जब लैब में आते हैं तो उसे एक जगह एक टूटा हुआ दांत दिखाई देता है, जो असल में जूडिथ का था। जब डेनेलिया ने उसके ऊपर वार किया था तो टूटकर गिर गया था और मारिक ने उसे उठाकर वहां रख दिया। इस दांत को देखते ही शक तो बेट्रिस को हो गया था, लेकिन फिर भी उसने मारिक से दूसरे तरीके से बात शुरू की और कहा कि जूडिथ का कुछ दिन से कुछ पता नहीं। मारिक के बाद कॉल करना चाहता था तो फौरन बेट्रिस बोली, मुझे लगता है कि उसके गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि ये देखो दांत जो मुझे यहीं से मिला है। वो इनकार कर सकता था कि ये सब उसने नहीं किया, लेकिन वो बड़ी दीदा दिलेरी से कहता है, हाँ तो फिर अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। उसकी ये बात सुनकर बेट्रिस भी शौक रह गई और उसे पता चल गया कि वो मारिक के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। इसलिए वो मारिक से कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं इस सब का इल्जाम इंजीनियर पर लगाकर उसे साइलेंट से निकाल दूंगी। कुछ दिन बाद कम्युनिटी की मीटिंग में दिखाया जाता है कि लिसा ने बेट्रिस के कहने पर इंजीनियर के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, जिससे जाहिर हो रहा था कि इंजीनियर ने जूडिथ का मर्डर किया, हालांकि ऐसा नहीं था और अब उसे मारने की सजा दे दी जानी थी। हम देखते हैं कि विंडमिल का नया इंचार्ज अब एटीएन को बना दिया गया था लिसा के इस काम की वजह से। लिसा और एटीएन बहुत ज्यादा खुश थे, वो अपनी इसी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे कि यहाँ पर विंडमिल का इंचार्ज यानी वो बॉस आ गया, जिसका भी ऑपरेशन हुआ है। वो एटीएन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और एटीएन से वो कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे वो शराब की बोतल दी थी ताकि मेरे साथ कोई हादसा हो जाए और तुम वहाँ के इंचार्ज बन जाओ, लेकिन एटीएन उसे समझाता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। खैर सीन कट होकर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस इंजीनियर के हाथ पांव बांधकर उसे समुद्र में फेंकने की तैयारी की जा रही थी और ये तमाशा देखने के लिए यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे। यहाँ पर मारिक भी खड़ा था, जिसने ये मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखा और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके कसूर की सजा इस टाइम किसी और को दी जा रही थी। वो फैसला करता है कि वो लाइनस के पास जाकर सब सच बता देगा और यहाँ से सीन कट होकर हमें आज से 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब मार्क और बेट्रिस इसी आइलैंड के सुपर स्टोर पे मिले थे। मार्क भी इसी सुपर स्टोर की फार्मेसी में वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा था। बेट्रिस उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क उससे ज्यादा बात नहीं करता और अपनी फार्मेसी में आ जाता है, जहाँ वो एक नर्स के साथ वैक्सीन बना रहा था। बाहर हम देखते हैं कि बेट्रिस इस पूरे सुपर स्टोर पर अपने आदमियों के साथ मिलकर कब्जा कर लेती है और यहाँ पर एक लड़की जो रिपोर्टर का काम कर रही थी, वो सब ऑडियंस को ये दिखाने की कोशिश करने लग जाती है कि बेट्रिस इस आइलैंड की लीडर के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। बेट्रिस जानती थी कि मारिक इसी फार्मेसी में काम करता है और वो सारी सच्चाई सब लोगों को बता सकता है। वो इस सब को हाइड रखने के लिए मारिक से कहती है कि तुम जो चाहो इस फार्मेसी में मेडिसिन बना सकते हो, लेकिन इसके बदले मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि तुम अपना मुंह बंद रखो। मारिक उसकी बात मान जाता है, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि इस आइलैंड का जो असली प्रेसिडेंट है वो मारिक को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है। तब बेट्रिस बड़ी ही चालाकी से उस प्रेसिडेंट को ही मुजरिम ठहराते हुए फंसा देती है और उसे मरवा कर
उसकी जगह ले लेती है और साथ ही साथ मारिक को भी जेल से बाहर निकलवा देती है। यहीं पे हम देखते हैं कि मारिक अब अपनी वाइफ से बात कर रहा था, जो कि मेन लाइन पर अपनी वैक्सीन बनाने की कोशिश में थी और वो अपना सारा डेटा यहाँ पर मारिक के साथ डिस्कस कर रही थी। लेकिन तभी उसकी लैब में कुछ गुंडे आकर हमला कर देते हैं और मारिक की आंखों के सामने उसका मर्डर कर देते हैं। यहाँ पे मारिक अभी भी आइलैंड को आइडियल बनाने की कोशिश में थी, लेकिन उस टाइम इस आइलैंड की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तब वो मारिक की असिस्टेंट को अपने साथ मिलाती है और उससे कुछ जहर के इंजेक्शन की डिमांड करती है ताकि वो आधे लोगों को मरवा कर यहाँ से भेज सके। जब मारिक की असिस्टेंट ये करने से मना करती है तो बेट्रिस उसे भी धमका देती है और आखिर उसे बेट्रिस की बात माननी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को वायरस में पॉजिटिव रिपोर्ट देकर इस आइलैंड से बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरह 513 लोग ही सिर्फ इस आइलैंड पे बचते हैं। मारिक, जो बेट्रिस की सारी हकीकत जानता था, वो जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने का फैसला करता है ताकि बेट्रिस की हकीकत सबको बता पाए। लेकिन 15 साल का अरसा गुजर गया और बेट्रिस का घनौना चेहरा वो यहाँ के किसी भी इंसान को नहीं दिखा पाया। सीन सब दोबारा प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मारिक की स्टोरी सुनाने के लिए लाइनस को बैठा था, लेकिन लाइनस तो अब मर चुका था, जिससे मारिक और भी ज्यादा टूट गया और उसने अपना ये सारा कन्फेशन एक टेप में रिकॉर्ड कर लिया। इससे पहले कि वो ये किसी को भी देता, यहाँ पर डेनिलिया आकर इस टेप को ही शूट कर देती है और एक ट्विस्ट ये रिवील होता है कि डेनिलिया अर्ल की ही साथी थी और अर्ल के साथ बेट्रिस मिली हुई थी। अर्ल भी अपना एक प्लान बनाए इस आइलैंड को हथियाने के लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था और इसी मिस्ट्री के साथ आगे क्या होने वाला है, ये सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है।